हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2023 से संबंधित साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज किसने की? तो केंद्रक की खोज यह आपका रॉबर्ट ब्राउन द्वारा किया गया। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, रॉबर्ट ब्राउन ने आपका 1831 में केंद्रक की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत आरबीसी को किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? मृत आरबीसी यह किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? तो इसे आपका यकृत के द्वारा नष्ट किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, और आरबीसी का निर्माण यह कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण आपका अस्थि मज्जा में होता है। ध्यान रखेंगे कि मृत आरबीसी को नष्ट आपका यकृत करता है और आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्करा को ग्लूकोज में कौन बदलता है? शर्करा को ग्लूकोज में कौन बदलता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, माल्टोज। तो माल्टोज क्या करता है? यह आपका शर्करा को ग्लूकोज में आपका चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका का आकार लगभग किसके समान होता है? पादप कोशिका, इसका आकार हमें बताना है कि पादप कोशिका आपका वृत्ताकार होता है या आयताकार होता है या वर्गाकार होता है। तो पादप कोशिका यह आपका आयताकार होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे, जंतु कोशिका की हम बात करें तो जंतु कोशिका यह आपका वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार यह आपका हो गया जंतु कोशिका। जंतु कोशिका का आकृति कैसे होगा? यह आपका वृत्त के समान होता है। और पादप कोशिका यह आपका आयताकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आनुवंशिकता के जनक कौन है? आनुवंशिकता के जनक कौन है? तो आनुवंशिकता के जनक मेंडल को कहा गया है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा कि आनुवंशिकता के जनक मेंडल हैं। अब आनुवंशिकता है क्या? तो ध्यान देंगे, माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुण का संतानों में अवतरित होना आनुवंशिकता अर्थात हेरिडिटी कहलाता है। आनुवंशिकता क्या है? तो इसके द्वारा क्या होता है, अपने माता पिता का गुण बच्चों में जो आता है उसी को आनुवंशिकता कहा जाता है। आनुवंशिकता को अंग्रेजी में आपका हेरिडिटी कहा जाता है। और ध्यान देंगे, आनुवंशिकता की मूल भौतिक और कार्यात्मक इकाई जीन है। आनुवंशिकता की इकाई क्या है? तो आनुवंशिकता की इकाई ये आपका जीन है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। आनुवंशिकता का यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होता है? जीन। यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपको मिल गया कि आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। तो जीन ये आपका गुणसूत्रों में होते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुणसूत्र। तो आनुवंशिक एक यूनिट अर्थात जीन ये आपका गुणसूत्रों में होते हैं। अगर हम बात करें मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या आपका 46 होता है, अर्थात 23 जोड़ा होता है। तो गुणसूत्रों की संख्या पूछेगा तो जोड़ा में दिया रहेगा तो 23 जोड़ा होगा। अगर इसको हम ऐसे चेंज कर दे तो आपका क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ा यानी 46 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीन को व्यक्त किया जा सकता है। तो जीन को कैसे व्यक्त किया जा सकता है? तो जीन को हमने अभी देखा कि जीन क्या होता है, आनुवंशिकता की इकाई। तो इसके द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। और जीन आपका डीएनए का एक भाग भी है, तो इसके द्वारा भी हम व्यक्त कर सकते हैं। और यह आपका उत्परिवर्तन की इकाई भी है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी तरह से। तो जीन को व्यक्त कर सकते हैं कि यह आपका जीन आनुवंशिकता की इकाई होता है, डीएनए का भाग भी है और उत्परिवर्तन की इकाई भी है। तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है। तो कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ यह कौन सा है? तो यह आपका डीएनए होता है।
ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म आपका होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? माता पिता के गुण जो होते हैं उनके संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? तो अभी हमने इसे देखा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुणसूत्र द्वारा। तो गुणसूत्र के द्वारा क्या होता है? माता पिता के जो गुण होते हैं वे संतानों में स्थानांतरित होते हैं। ध्यान देंगे, पुरुष में आपका एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है। पुरुष की बात करें तो पुरुष में आपका क्या हो गया? पुरुष में एक्स वाई पाए जाते हैं गुणसूत्र। और महिला में, फीमेल में बात करें, महिला अर्थात फीमेल, तो फीमेल में गुणसूत्र क्या होता है? एक्स एक्स होता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है? किस कारण से माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है? तो ध्यान देंगे, इसका आपका हो जाएगा अनुवांशिक विभिन्नता। यह आपका अनुवांशिक विविधता का भी कारण हो सकता है और वातावरण की विभिन्नता का भी कारण हो सकता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अनुवांशिक विभिन्नता और वातावरण की विभिन्नता के कारण माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होते हैं। अब यहाँ पे अनुवांशिक विभिन्नता है, तो अनुवांशिक विभिन्नता यह क्या है? तो अनुवांशिक विभिन्नता एक ही प्रजाति के विभिन्न जीवों के जीनों में होने वाली क्या है? परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सी गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो पुरुष में पुरुषत्व के लिए, तो पुरुष के लिए गुणसूत्र कौन सा होता है? तो अभी हमने पीछे आपको बताया है, तो पुरुष के लिए क्या होता है? एक्स वाई गुणसूत्र होता है। और महिला के लिए अभी हमने बताया, महिला के लिए क्या होता है? एक्स एक्स। एक्स एक्स आपका महिला का हो गया और एक्स वाई आपका पुरुष का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु के लिए लिंग का निर्धारण किससे वंशानुगत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? तो जो नवजात शिशु होते हैं उनके लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पिता के द्वारा। पिता के द्वारा बच्चों में लिंग निर्धारण होता है। ध्यान दें कि सभी बच्चे, चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की, अपनी माता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। फीमेल से क्या? फीमेल हो गया और यहाँ पे मेल हो गया। तो हम जानते हैं कि फीमेल के पास क्या होता है? एक्स एक गुणसूत्र होता है और मेल के पास आपका एक्स वाई गुणसूत्र होता है। तो सभी बच्चे, चाहे वे लड़के हैं या लड़की हैं, अपने माता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त होता है। ध्यान देंगे, अगर पिता का एक्स गुणसूत्र जाकर माता के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो दोनों एक्स एक्स मिलके एक्स एक्स बनेगा। तो एक्स एक्स किसका होता है? तो ये आपका किसका होता है? ओमेन का होता है, फीमेल का होता है। तो क्या बन जाएगी? लड़की हो जाएगा। लड़की कब होता है? जब आपका माता के एक्स एक्स के साथ पुरुष का एक्स गुणसूत्र मिलता है तो लड़की का जन्म होता है। और क्या होता है? माता के एक्स के साथ अगर पुरुष का वाई गुणसूत्र मिल जाएगा तो यह दोनों तो मिलकर आपका एक्स वाई हो गया। और एक्स वाई किस में पाया जाता है? पुरुष में पाया जाता है। तो किसका जन्म होगा? तो आपका पुत्र का जन्म होता है। बेटा कब होता है? एक्स वाई गुणसूत्र से। और पुत्री कब होती है? ये आपका एक्स एक्स गुणसूत्र मिलने से। तो जो नवजात शिशु होता है उसके आपका लिंग का निर्धारण माता के गुणसूत्र से कभी नहीं होता है, यह पिता के गुणसूत्र से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 22 जोड़ी। तो ऑटोसोम, इसकी संख्या पुरुषों और महिलाओं दोनों में समान होती है, जो आपका 22 जोड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो अभी हमने बताया है कि बालक का जन्म कैसे होता है। तो इसमें क्या होता है? माता का तो एक्स एक्स है और पिता का एक्स वाई होता है। तो पुरुष का वाई जब स्त्री के एक्स से मिलता है तो क्या होता है? आपका
पुत्र का जन्म होता है तो पुरुष का क्या होता है, एक्स नहीं होगा, पुरुष का एक्स नहीं होगा, पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स, स्त्री में तो वाई पाया ही नहीं जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। और अभी हमने पता है कि एक्स एक्स मिलेगा तो क्या होगा, लड़की का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंग संलग्न रोग है। तो लिंग संलग्न रोग ये कौन सा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वर्णांधता। तो वर्णांधता जो है ये आपका क्या है, एक लिंग संलग्न रोग है। वर्णांधता इसे कलर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है। वर्णांधता यह क्या है, तो जब आंखें सामान्य रूप से रंगों को नहीं देख पाती है तो उसे आपका वर्णांधता कहा जाता है या इसे कलर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्न में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से क्या होता है, शिशु शिशु का या किसी भी बच्चे का क्या होता है, पितृत्व स्थापित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। और ध्यान रखेंगे, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इसका जनक है सर एलेक जॉन जेफरीस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्णांधता अर्थात कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। तो जिनके पास क्या है, कलर ब्लाइंडनेस का रोग है, उन्हें लाल रंग कैसा दिखाई देता है, तो लाल रंग आपका हरा दिखाई देता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। एक ऐसा पुरुष है जिसे आपका वर्णांधता की बीमारी है, वह एक सामान्य महिला अर्थात साधारण महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे। तो वर्णांधता के लक्षण किस में उत्पन्न होंगे, कलर ब्लाइंडनेस का बीमारी किस में उत्पन्न हो सकता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पुत्रियों के पुत्रों। तो इनके खुद के बच्चों में नहीं होगा, इनके जो पुत्री होंगी, जो बेटी होगी, उनके पुत्रों में क्या होगा, फिर से आपका कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए उंगली छाप प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है। तो डीएनए उंगली छाप इसका प्रयोग करके हम बच्चे का माता पिता का पता लगा सकते हैं, बलात्कारी कोई आरोपी है उसका पता लगा सकते हैं और चोर का भी हम पता लगा सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इन सबों के द्वारा आपका इन सभी का पता हम डीएनए उंगली छाप के द्वारा हम लगा सकते हैं कि किसी बच्चे का माता पिता कौन है या कोई बलात्कारी है उसका या चोर का। इन सभी का पता हम कैसे लगा सकते हैं, तो डीएनए उंगली छाप का यूज करके। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है। तो लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है, तो यह आपका जीन के सम्मिश्रण से होता है, उसके बाद क्रोमोसोम्स में आपका बदलाव से भी होता है और जीन के मिश्रण से भी होता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इन सबों के द्वारा क्या होता है, लैंगिक जनन, आपका लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण होता है। तो ध्यान रखेंगे, लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है, तो ये आपका जीन के सम्मिश्रण से होता है, क्रोमोसोम्स में बदलाव से होता है और जीन के मिश्रण से होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरह हमने बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2023 में पूछे जाने वाले टॉप 20 साइंस क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है। कल फिर आपका अगले क्लास में हम फिर टॉप 20 साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो आप वीडियो से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।